हेलो फ्यूचर डॉक्टर्स, कैसे हैं आप लोग बेटा। तो अब बात करने वाले हैं इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। आप सबने सीरियल्स में, मूवीज में ये सीन जरूर देखा होगा। पेशेंट इज लाइंग ऑन द बेड और उसके साइड में कुछ मशीन्स लगी होती हैं और ये इस तरह से मूव कर रहा होता है। या आपने सुना होगा उसको हार्ट अटैक हो गया, उसको कार्डियक अरेस्ट हो गया। तो ये सब क्या होता है, कैसे इसका पता लगा सकते हैं कि हमारा जो हार्ट है वो हेल्दी है कि नहीं। तो उसके लिए ये मेथड होता है, इट इज ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, है ना। ग्राफ की हेल्प से पता लगाया जाता है, या इट इज अ रिकॉर्ड ऑफ इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस्ड। इलेक्ट्रिक करंट कहां प्रोड्यूस हो रहा है? इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस्ड बाय द एक्साइटेशन ऑफ कार्डियक मसल्स। जो हमारे हार्ट की मसल्स हैं उनको हम क्या कहते हैं? कार्डियक मसल्स। तो वो कार्डियक मसल्स जब एक्साइट करती हैं तो उसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस होता है उसको रिकॉर्ड करने का जो तरीका है दैट इज नोन एज इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। और जो इंस्ट्रूमेंट यूज किया जाता है इसको रिकॉर्ड करने के लिए वो कहलाता है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। देखो दोनों में फर्क है। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ इज इंस्ट्रूमेंट और जो टेक्निक है वो क्या है? इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। सबसे पहले एक साइंटिस्ट थे वालर, जिन्होंने इसके बारे में बताया। वालर वाज द फर्स्ट पर्सन हु रिकॉर्डेड फर्स्ट इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। लेकिन यहां पे भी ट्विस्ट है। एथेवोन दूसरे साइंटिस्ट थे जिन्होंने उस कार्डियोग्राफ को, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ को डिटेल में स्टडी किया। डिटेल स्टडी वाज डन बाय एथेवोन। तो दोनों नाम आपको याद रखने हैं। वालर ने सबसे पहला और डिटेल्ड एथेवोन ने। ठीक है बच्चों, और इसलिए उनको नोबेल प्राइज भी मिला। एंड एथेवोन इज आल्सो नोन एज फादर ऑफ इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी। तो जो एक नॉर्मल ईसीजी है, नॉर्मल इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम जो है उसमें क्या होता है? उसमें तीन रीजन्स आपको दिखाई देते हैं, पी वेव, क्यूआरएस वेव एंड टी वेव। क्या रिप्रेजेंट करते हैं ये, उसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले अगर आपको हार्ट का स्ट्रक्चर ध्यान हो तो सबसे पहले क्या होता है? जो राइट ऑरिकल है वहां पे एस ए नोड होती है, एस ए नोड। सो ड्यू टू एक्साइटेशन ऑफ या एक्टिवेशन ऑफ एस ए नोड का एक्टिवेशन होगा एंड एट्रियल डीपोलराइजेशन अकर्स। एट्रियल डीपोलराइजेशन अकर्स। अब पहले आपको मैं ये समझा देता हूं डीपोलराइजेशन रिपोलराइजेशन क्या होता है। देखिए नॉर्मल कंडीशन में जो मेम्ब्रेन है वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होती है। आउटसाइड पॉजिटिवली चार्ज होता है, इनसाइड नेगेटिवली चार्ज होता है। जैसे ही इलेक्ट्रिक सिग्नल आता है, कोई एक्साइटेशन आती है, स्टिमुलस आता है, तो मेम्ब्रेन की परमेबिलिटी चेंज हो जाती है एंड एट द पॉइंट ऑफ स्टिमुलस ये नेगेटिव हो जाएगा, बाकी जगह अभी भी सेम रहेगा। सो दिस कंडीशन इज नोन एज पोलराइजेशन। एंड क्योंकि हमने डिस्टर्ब कर दिया दैट इज डीपोलराइजेशन। तो पोलराइजेशन नॉर्मल कंडीशन, रेस्टिंग स्टेज। डीपोलराइजेशन जब वहां पे स्टिमुलस प्रेजेंट है। तो ऐसे नोड जब एक्टिव होती है तो उसकी वजह से एट्रियल का डिपोलराइजेशन होता है। ठीक है, तो जब एट्रिया डिपोलराइज होंगे तो वेव ऑफ या इंपल्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट्स। जो इंपल्स है कॉन्ट्रैक्शन की वो कहां से स्टार्ट होगी? ऐसे नोड से। इंपल्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन यहां से स्टार्ट हो गई फ्रॉम एसए नोड, सिन ऑरिकुलर नोड, और वो स्प्रेड हो जाएगी थ्रू आउट द एट्रिया। क्लियर? सो दिस इज नोन एज पी वेव, ए स्मॉल एलिवेटेड एरिया। अब ये एसए नोड से स्प्रेड होके एक्साइटेशन कहां पहुंचती है? एवी नोड पे। एसए नोड एक्सट्रीम राइट साइड में था और उसके नीचे की तरफ राइट एट्रियम में ही क्या प्रेजेंट होता है? एवी नोड प्रेजेंट होती है, एट्रियोवेंट्रिकुलर नोड। तो इट मार्क्स द स्टार्टिंग ऑफ सेकेंड वेव, जिसको क्यू आर एस वेव या क्यू आर एक्स कॉम्प्लेक्स भी कहा जाता है बेटा। ठीक है, जैसे ही पी वेव कंप्लीट हुई, जैसे ही एट्रियल डिपोलराइजेशन कंप्लीट हुआ,
जस्ट फ्रैक्शन आफ्टर दैट, उसके 1 सेकंड के बाद हम कह सकते हैं इट बिकेम्स एज ए वेव, जिसको हम QRS वेव या QRS कॉम्प्लेक्स कहते हैं। तो ये कैसी वेव होती है? इट स्टार्ट विद, ये P वेव थी हमारी, इट स्टार्ट एज ए डाउनवर्ड वेव इनिशियली, देन गोज अपवर्ड एंड देन रीचेज अगेन डाउनवर्ड्स। तो QRS वेव ये इस तरह से बनती है, ठीक है। ट्रायंगुलर वेव की फॉर्म में ये होती है। इट रिप्रेजेंट्स, वो एट्रियल डिपोलराइजेशन था, ये किसको रिप्रेजेंट करेगा? वेंट्रिकुलर डिपोलराइजेशन। तो दोनों डिपोलराइजेशन है, एट्रियल एंड वेंट्रिकुलर डिपोलराइजेशन, या हम इसको वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन भी कह सकते हैं। पहले एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, फिर वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। सो जो इंपल्स है एवी नोड से कहां पहुंच जाएगी? अब दिस रीजन विच इज नोन एज बंडल ऑफ हिस, सो इट रीचेस टू बंडल ऑफ हिस, ठीक है। सो ऐसे नोड से स्टार्ट हुआ, ऐसे नोड से एवी नोड, एंड देन इट रीचेस टू बंडल ऑफ हिस, ठीक है बेटा। यहां तक कोई कंफ्यूजन? अब ये वेव क्यों क्रिएट हुई? दिस वेव इज क्रिएटेड, एनी आइडिया? ड्यू टू स्प्रेड ऑफ इंपल्स थ्रू आउट वेंट्रिकल, पूरे के पूरे वेंट्रिकल में स्प्रेड होगी। एट्रियल डिपोलराइजेशन में क्या हुआ था? पूरे के पूरे एट्रिया में स्प्रेड हो गई थी। अब क्या हो रहा है वेंट्रिकुलर में? पूरे के पूरे वेंट्रिकल में वो स्प्रेड होगी। तो पहले में P वेव रिप्रेजेंट्स एट्रियल डिपोलराइजेशन एंड QRS कॉम्प्लेक्स रिप्रेजेंट्स वेंट्रिकुलर डिपोलराइजेशन। यहां तो कोई कंफ्यूजन है तो एक बार फटाफट कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिए। नाउ फ्रॉम SA नोड टू AV नोड टू बंडल ऑफ हिस, इट रीचेस टू पुरकिंजे फाइबर्स, दिस रीजन, पूरा का पूरा वेंट्रिकल में उसको स्प्रेड कर देगा, ठीक है। तो दिस इज द पाथवे ऑफ कंडक्शन। तो नॉर्मल अगर हम बात करें, नॉर्मल PR इंटरवल कितना होगा? चलो इंटरवल्स की बात हम बाद में करते हैं, पहले हम पूरी प्रोसेस को समझ लेते हैं। उसके बाद जो थर्ड स्टेप आता है बच्चों, दैट इज नोन एज T वेव। दिस इज T वेव। अगेन यहां से हमने स्टार्ट किया था P वेव, देन डाउनवर्ड, अपवर्ड एंड देन डाउनवर्ड एंड देन दिस। तो दिस इज P QRS एंड दिस इज T वेव। अभी तक जो हमने देखा दोनों क्या थे? डिपोलराइजेशन थे, बट इट रिप्रेजेंट्स वेंट्रिकुलर रिपोलराइजेशन। वेंट्रिकुलर रिपोलराइजेशन, डिपोलराइजेशन में क्या हुआ था कि परमेबिलिटी चेंज हो गई थी, जो पॉजिटिव था आउटसाइड वो कैसा हो गया था? नेगेटिव। बट अगेन इट रीचेस टू नॉर्मल वैल्यू, सो इट इज नोन एज वेंट्रिकुलर रिपोलराइजेशन, ठीक है। तो वेंट्रिकुलर रिपोलराइजेशन में क्या हो रहा है? जो पोटेंशियल था, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल, ठीक है, वो अब अपनी नॉर्मल कंडीशन में आता है दोबारा से। इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल कम्स टू इट्स नॉर्मल पोजीशन, नॉर्मल कंडीशन। तो इसको रिपोलराइजेशन वेव कहा जाता है बेटा, इट इज रिपोलराइजेशन वेव। तो दोनों पहले पार्ट में P एंड QRS वेव में क्या हुआ? कॉन्ट्रैक्शन था, सिस्टोल, ठीक है। तो यहां पे T वेव में सिस्टोल का एंड हो गया, एंड ऑफ सिस्टोल। अब जो मैं बात कर रहा था कि इंटरवल्स क्या है, इन दोनों के बीच के गैप्स क्या है, देखिए दिस इज P वेव, यहां पे जो PQ सेगमेंट दिख रहा है आपको, दिस इज ऑल्सो नोन एज PQ इंटरवल, सॉरी PR इंटरवल। P और R के बीच का जो स्पेस है, जो गैप है, इट इज 0.1 to 0.2 सेकेंड्स। नॉर्मल QRX कॉम्प्लेक्स, इसकी ड्यूरेशन कितनी है? इस पूरे के पूरे रीजन की इसकी ड्यूरेशन कितनी है? इट इज 0.10 सेकेंड्स। एंड QT इंटरवल,
ये वाला यहां से यहां तक, दिस QT इंटरवल, इसकी वैल्यू है बच्चों 0.42 सेकेंड्स। तो ये वैल्यूज भी आप ध्यान में रख सकते हैं। अब कैसे पता चले कि हमारा हार्ट नॉर्मली हेल्दी काम कर रहा है, या कैसे पता चले कि उसमें प्रॉब्लम है? नॉर्मल जब ईसीजी रिकॉर्ड किया जाता है, नॉर्मल ईसीजी जब रिकॉर्ड होता है तो 4 लीड्स जो मेटल की इलेक्ट्रोड्स हैं वो अटैच की जाती हैं आर्म्स और लेग्स को, आर अटैच टू आर्म एंड लेग्स। ठीक है, इससे क्या है, इलेक्ट्रिकल उस एरिया को क्लीन भी किया जाता है जेली से, जिससे इलेक्ट्रिकल कंडक्शन की जो क्वालिटी है वो इंप्रूव हो जाए। ठीक है, तो ये एक्यूरेट इंफॉर्मेशन देता है अबाउट द हार्ट, एक्यूरेट इंफॉर्मेशन ऑफ वर्किंग ऑफ हार्ट, या एक्यूरेट इंफॉर्मेशन अबाउट हार्ट कह सकते हो आप, ये इसको देता है। अब कब किस कंडीशन में पता चले कि यहां पे प्रॉब्लम है? अभी तो हमने नॉर्मल वैल्यूज देख ली है ना, नॉर्मल वैल्यूज में हमने क्या देखा कि भाई पीआर इंटरवल कितना है, क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स का ड्यूरेशन कितना है, एंड सो ऑन। तो अगर पी वेव का एनलार्जमेंट है, पी वेव एनलार्जमेंट है, कि नॉर्मल पी वेव स्लाइट एलिवेशन है, लेकिन अगर ये इस नॉर्मल की जगह इसमें एनलार्जमेंट देखने को मिले, इट शोज एनलार्जमेंट ऑफ एट्रिया, मतलब एट्रिया में प्रॉब्लम है। ठीक है, क्लियर? अगर क्यूआर, क्यूआर कहां था, डाउनवर्ड स्टार्ट होता है देन इट गोज अपवर्ड, तो ये क्यूआर ये ज्यादा एलिवेटेड हो जाए, समवट लाइक दिस, तो क्या होगा, एनलार्ज क्यूआर शोज मायोकार्डियल इंफ्रैक्शन, जिसको हम क्या कहते हैं, मायोकार्डियल इंफ्रैक्शन क्या कहलाता है, हार्ट अटैक, दिस इज नोन एज हार्ट अटैक। तो अब समझ में आ गया आपको किस कंडीशन में होगा, कि क्यू और आर वेव अगर एनलार्ज कर जाए तो। ठीक है, और अगर ये वाला रीजन टी वेव, अगर ये इसकी जगह फ्लैट हो जाए, फ्लैट होने का मतलब तो क्या है, कंडीशन खराब है, मतलब जो मसल्स हैं, टी वेव फ्लैट मींस मसल्स आर नॉट गेटिंग सफिशिएंट ऑक्सीजन, एनफ ऑक्सीजन उनको नहीं मिल रही है। ठीक है बेटा, तो ये क्या कंडीशन हो जाती है, एथेरोस्क्लेरोसिस, एथेरोस्क्लेरोसिस ये कंडीशन हो जाती है। तो अगर इनमें से कोई भी कंडीशन प्रॉब्लम होती है तो इसका मतलब कुछ प्रॉब्लम है। अच्छा, टी वेव ज्यादा एलिवेटेड हो जाए तो भी प्रॉब्लम है, टी वेव एलिवेटेड हो जाए तो भी प्रॉब्लम क्रिएट होती है। इट रिप्रेजेंट्स पोटेशियम लेवल इंक्रीज हो गया बॉडी का, पोटेशियम लेवल हाई। ठीक है बेटा, तो ये आपकी नॉर्मल कंडीशन है, इनमें से कहीं पे भी कोई एलिवेशन या डिप्रेशन दिखाई देता है, इट मींस आवर हार्ट इज नॉट वर्किंग प्रॉपर्ली, याद रहेगा। अब ब्लड प्रेशर क्या होता है, ब्लड प्रेशर का आइडिया दे देते हैं आपको, कि कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ हार्ट, कॉन्ट्रैक्शन को हम सिस्टोल कहते हैं, रिलैक्सेशन इज नोन एज डायस्टोल। तो हमने दो जगह कॉन्ट्रैक्शन पढ़ा, एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन, एट्रियल डिपोलराइजेशन, वेंट्रिकुलर डिपोलराइजेशन, राइट, वेंट्रिकल डिपोलराइजेशन और फिर वेंट्रिकल का रिपोलराइजेशन, ये नॉर्मल कंडीशन में आ गया। तो वन सिस्टोल एंड वन डायस्टोल, इसको हम वन हार्ट बीट भी कहते हैं, ऑलरेडी वी डिस्कस्ड। तो दिस नॉर्मल वैल्यू इज 120/80 mm of Hg। अगर ये वैल्यू इससे ज्यादा होती है ब्लड प्रेशर की, मतलब सिस्टोलिक प्रेशर 120 हो, डायस्टोलिक प्रेशर 80 हो तो नॉर्मल है। अगर इससे ज्यादा है 140 150 है तो हाइपरटेंशन, जिसको हम हाई ब्लड प्रेशर कहते हैं, हाइपरटेंशन, हाई बीपी जिसको नॉर्मल लैंग्वेज में आप कहते हैं। इससे कम हो गया 60 70 हो गया तो ये हाइपोटेंशन, लो ब्लड प्रेशर। तो दोनों ही कंडीशन खतरनाक है, लो बीपी भी और हाई बीपी भी।
अब मैं आपको एक कंपैरिजन दिखाता हूं डिफरेंट कंडीशंस में। नॉर्मल ईसीजी ये वाला है नॉर्मल, रेगुलर पी वेव, क्यूआरएस वेव और टी वेव का रेगुलर रिपीटेशन है, ये फर्स्ट वेव है, ये सेकंड वेव है, ये थर्ड वेव है। बट एंजाइना पेक्टोरिस जिसको चेस्ट पेन भी कहते हैं, उसमें क्या होता है, ये देखिए जो एसटी सेगमेंट है वहां पे आपको डिप दिखाई दे रहा है, जो नॉर्मली फ्लैट होता है, ये नॉर्मली जो फ्लैट होता है यहाँ पे आपको डिप दिखाई दे। एक्सपर्ट इसको कंक्लूड कर पाते हैं, तो इसका मतलब एंजाइना पेक्टोरिस की कंडीशन है। दूसरी देखते हैं, सीरियस हार्ट अटैक कब होता है, कि जो एसटी सेगमेंट है वो एलिवेटेड हो जाए, एसटी सेगमेंट एलिवेटेड हो जाता है तो इट इज कंडीशन ऑफ सीरियस हार्ट अटैक। मेडिकल टर्मिनोलॉजी में इसको स्टेमी कहा जाता है, जिसको इमीडिएट अटेंशन की जरूरत होती है। जनरली ये रीजन भी फ्लैट होता है। उसके बाद एट्रियल फिब्रिलेशन, जहां पे एट्रिया और वेंट्रिकल में कोऑर्डिनेशन नहीं होता, सिस्टोलिक और डायस्टोलिक मूवमेंट में कोऑर्डिनेशन नहीं हो पाता, तो उसकी वजह से हार्ट बीट का रेट बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, ब्रेथलेसनेस हो जाती है, तो जंपी बेस लाइन हो जाती है। जो नॉर्मल ये जो लाइन बेस लाइन है इसके ऊपर नीचे कंडीशंस होने लग जाती है, पी वेव पूरी डिसअपियर हो जाती है। तो दिस इज कंडीशन ऑफ एट्रियल फिब्रिलेशन। ठीक है बेटा, तो कोई भी कंफ्यूजन है, कोई भी समस्या है, कोई भी इफ बट है, कोई भी किंतु परंतु है, आपको यही पूछना है। कहां पे, इसके कमेंट सेक्शन में। इसके बाद कुछ डाउटफुल वर्ड्स को डिस्कस करने वाले हैं हम।